स्ट्रक्चर को, बिल्डिंग को, सब चीजों को नहीं लेंगे, यानी कि एक हिस्ट्री के व्यक्ति के लिए, चाहे एक केमिस्ट्री के व्यक्ति के लिए या ड्राइंग एंड पेंटिंग के व्यक्ति के लिए, जब तक अपने से अलाइड सब्जेक्ट को किस प्रकार से अपनी रिसर्च में हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, हम ये नहीं सीखेंगे तो हमारा जो रिसर्च है that will not be practically applicable and that will not be good for larger section of the society and it will not be publishable. ये ना तो अच्छे जर्नल्स में पब्लिश होगा, ना ही आप उससे कुछ एक अच्छा प्रोजेक्ट के फॉर्म में you can get some appreciation or some kind of reward. So what is most important to understand by the people of different discipline, that how we can involve different discipline into our research. मल्टीडिसिप्लिनरी का ये मतलब नहीं है कि हम मल्टीडिसिप्लिन की हम दूसरे सब्जेक्ट को किस तरीके से दूसरे सब्जेक्ट में कूद के काम करें। हम क्या चाहते हैं कि हम किस प्रकार से अपने डिसिप्लिन में ही दूसरे डिसिप्लिन्स का वो हेल्प ले सकते हैं, जिससे हम ये कह सकें कि हमारा जो वर्क है दैट इज मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। एक मॉन्यूमेंट्स का जो त्यागी जी बात कर रहे थे, हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे, तो हमको रेस्टोरेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ये किसका काम है? किसी भी एक्सकेवेशन आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं या हिस्टोरियंस करते हैं, जो ये बताते हैं कि भाई ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है या इस बिल्डिंग को खोद के निकाला गया। अगर आप लोगों ने रोम में पढ़ा होगा कुछ, तो हमेशा वहां पे खुदाई चलती रहती है, खुदाई चलती रहती है और वहां से नई 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 चीजें निकलती रहती हैं और हिस्ट्री बनती रहती है। हिस्ट्री क्या बनती है? हिस्ट्री तभी बनती है जब हमें पता चल जाता है। जब तक हमको पता नहीं चलता वो हिस्ट्री नहीं बनती है। तो अदरवाइज तो हमको कुछ पता ही नहीं है। जब हमने नई चीज निकाल ली तब वो हिस्ट्री बन गई। तो उस हिस्ट्री के लिए आर्कियोलॉजिकली जब निकालते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, आर्कियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे केमिस्ट की जरूरत पड़ती है। अब एक प्रोजेक्ट हमने देखा कि रशिया में और इटली में, क्योंकि जब आपके क्रैक्स पड़ जाते हैं ओल्ड मॉन्यूमेंट्स में, तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज कैसे होता है कि वहां पर बैक्टीरिया, एक ऐसा बैक्टीरिया पाया गया, उस बैक्टीरिया का लेप कर देते हैं, तो वो बैक्टीरिया एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और अपने ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की शेल बना लेता है। अब क्योंकि बैक्टीरिया बड़े बड़े पुल जो भी चीज रहते हैं, वो बैक्टीरिया छोटी से छोटी, वो माइक्रोन में होते हैं, नैनो साइज में रहते हैं, नैनो से भी छोटे साइज में रहते हैं, पीको साइज में रहते हैं। तो वो उस साइज के अंदर जाकर के उन दरारों में अंदर वो बैक्टीरिया चला जाता है, वहां पे वो ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और अंदर ही अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना देता है, जिससे क्या होता है कि वो जो पुल है या वो जो मॉन्यूमेंट है उसके क्रैक्स भर जाते हैं और वो बैक्टीरिया वहीं की वहीं दफन हो जाता है। तो इस तरीके से यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन रेस्टोरेशन, दैट वाज द वर्क done in a multidisciplinary way by the historians, and that was and the civil engineers also. So that was a very good example, innovative research. In your research or discipline, जब तक आप अपने व्यूज को किसी दूसरे सब्जेक्ट की हेल्प से स्ट्रेंथन करके अपने रिसर्च के आउटपुट को नहीं लिखेंगे, तब तक वो अच्छा रिसर्च नहीं कहलाएगा। और यही मकसद है कि यहाँ जो डिफरेंट पेपर्स प्रेजेंट होते हैं या जो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट में पेपर्स आए हैं, उसमें आप अपने मतलब का विषय चुन लीजिए कि सपोज मैं कोई काम करता हूँ, उसमें हम किस तरीके से दूसरे सब्जेक्ट का हेल्प ले सकते हैं और दूसरे सब्जेक्ट के हेल्प लेने के बाद में हम अपने रिसर्च को बहुत बेटर कर सकते हैं। अब एक डिसिप्लिन, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस एक कहूंगी, एक डिसिप्लिन ऐसा है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए, दैट इज दी आईटी सेक्टर। आईटी की उपयोगिता बहुत अधिक है, यानी अगर आप कुछ भी ना करें, कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं लें, केवल आप आईटी सेक्टर को मेजर फॉर्म में अपने रिसर्च में इन्वॉल्व करते हैं, तो उसमें आपके पास में लिटरेचर सर्वे के लिए आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म